के सामने जो ईरान का तनाव देखा जा रहा है वो सिर्फ एक हिस्सा है और असली खेल कहीं और से चला जा रहा है। तेल प्रतिबंध और डॉलर की इस अदृश्य लड़ाई में क्या अमेरिका सच में पूरे वैश्विक ऊर्जा बाजार को अपनी शर्तों पर मोड़ रहा है, या फिर चीन और रूस मिलकर कोई ऐसी चाल चल रहे हैं जो अभी पर्दे के पीछे है? और अगर यही असली जंग है तो अगली बड़ी उथल पुथल की शुरुआत आखिर किस मोड़ से होगी? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शतरंज पर चालें अक्सर सामने से नहीं, पर्दे के पीछे से चली जाती हैं और जब उनका असर दिखता है तब तक खेल काफी आगे बढ़ चुका होता है। आज वैश्विक तेल बाजार और भू राजनीतिक समीकरणों को देखकर यही महसूस होता है कि अमेरिका ने एक साथ कई मोर्चों पर ऐसी रणनीतिक चालें चली हैं जिनका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं बल्कि चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ियों तक पहुंच चुका है। ऊपर से ये कहानी ईरान के साथ तनाव और संभावित टकराव की दिखती हो, लेकिन गहराई से जाएं तो मामला कई और ज्यादा बड़ा और दूरगामी नजर आता है। अमेरिका लंबे समय से एनर्जी डोमिनेंस यानी कि ऊर्जा वर्चस्व की नीति पर काम कर रहा है। इसका मकसद केवल अपने ही ऊर्जा सुरक्षित करना नहीं है बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और उसकी कीमतों पर निर्णायक निर्णय हासिल करना है। यही कारण है कि उसने उन देशों को निशाने पर लिया जो चीन जैसे बड़े आयातक को सस्ता तेल उपलब्ध करा रहे हैं, यानी कि ईरान और वेनेजुएला। ये दोनों देश इस रणनीति के केंद्र में रहे। एक तरफ वेनेजुएला में कड़े प्रतिबंध और राजनीतिक दबाव के जरिए वहां की तेल आपूर्ति को सीमित कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ ईरान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के जाल में फंसाकर उसकी निर्यात क्षमता को नियंत्रण किया गया। चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, इन दोनों देशों से मिलने वाले सस्ते तेल का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। उसे प्रति बैरल 8 से 15 डॉलर तक सस्ता तेल मिलता था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिलती थी। लेकिन अमेरिकी कदमों के बाद ये सप्लाई लाइन कमजोर पड़ने लगी। मजबूरी में चीन या तो महंगे स्रोतों की ओर जाना पड़ रहा है या फिर रूस पर अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ी। यही वो बिंदु है जहां अमेरिका की रणनीति और स्पष्ट हो जाती है। सीधे टकराव के बजाय सप्लाई चेन को प्रभावित कर प्रतिद्वंदियों को दबाव में लाना। यूक्रेन युद्ध के बाद स्थिति और दिलचस्प हो गई। अमेरिका ने यूरोप को धीरे धीरे रूसी तेल और गैस से दूर कर दिया। जो यूरोप कभी रूस की ऊर्जा पर निर्भर था, वो अब अमेरिका तेल और एलएनजी का बड़ा खरीदार बन चुका है। इसका सीधा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। उसे अपना तेल भारत और चीन जैसे देशों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ा, जिससे उसकी कीमत तय करने की ताकत कमजोर हो गई। यानी एक तरफ रूस की आय पर दबाव तो दूसरी तरफ चीन की लागत में बढ़ोतरी। दोनों ही स्थितियां अमेरिका के पक्ष में जाती दिखी। इस पूरे परिदृश्य में ईरान एक तरह से फ्रंट लाइन पर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन असल खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अमेरिका ने ऊर्जा कूटनीति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए वैश्विक बाजारों की दिशा ही बदल कर रखी। अब वह खुद दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और तेल व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है, जो इसे अतिरिक्त ताकत देता है। प्रतिबंधियों के जरिए वो तय कर सकता है कि कौन सा देश वैश्विक बाजार में कितना सक्रिय रहता है। चीन ने भी बदलती स्थिति को समझते हुए अपनी रणनीतिक भंडार को रिकॉर्ड स्तर तक भरना शुरू कर दिया ताकि किसी भी संभावित संकट या नाकेबंदी की स्थिति में वह खुद को संभाल सके। लेकिन ये भी साफ है कि सस्ते तेल से जो सुविधा उसे पहले मिलती थी वो अब पहले जैसी नहीं रही। यही बदलाव उसकी आर्थिक गति पर भी असर डाल सकता था। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि ये सिर्फ युद्ध या टकराव की कहानी नहीं बल्कि संसाधनों पर नियंत्रण की वो लड़ाई है जो बिना सीधे युद्ध भी लड़ी जा रही है। अमेरिका ने चालें इस तरह चली कि विरोधी देश को सीधे हराने के बजाय उसकी ताकत की जड़ों यानी कि ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर असर डाला जाए।
अब सवाल ये है कि क्या ये बढ़त स्थायी साबित होगी या आने वाले समय में चीन और रूस कोई नई रणनीति के साथ पलटवार करेंगे। फिलहाल वैश्विक बाजार तेल की बिसात पर अमेरिका की पकड़ मजबूत नजर आ रही है और बाकी खिलाड़ी अपनी अगली चाल सोचने में जुटे हुए हैं। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को और गहराई से समझे तो साफ दिखता है कि यह टकराव किसी एक फैसले या एक देश की नीति का परिणाम नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों में बनी उस वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा है जिसमें ऊर्जा, प्रतिबंध और मुद्रा तीनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ईरान के तेल पर दबाव सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि एक ऐसी लीवर है जिसमें जरिए अमेरिका पूरे मिडल ईस्ट और एशिया की ऊर्जा राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अमेरिका के सेकेंडरी सेक्शन नीति इस पूरे खेल का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन चुकी है। इसका प्रभाव सीधे ईरान पर नहीं बल्कि उन देशों पर पड़ता है जो ईरान से व्यापार करते हैं। यही कारण है कि ये नीति सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार ढांचे को प्रभावित करती है। चीन जैसे देश जो ऊर्जा के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर हैं, उनके लिए ये स्थिति बेहद जटिल हो जाती है क्योंकि उन्हें हर निर्णय के साथ ये भी सोचना पड़ता है कि क्या ये कदम अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से टकराव पैदा करेगी या फिर नहीं। चीन की दुविधा यहीं से शुरू होती है। एक तरफ अर्थव्यवस्था लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ा रही है, दूसरी तरफ उसे सस्ता तेल भी चाहिए ताकि उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार बने। ईरान और पहले वेनेजुएला जैसे देश उसे संतुलन देते थे, लेकिन जैसे जैसे अमेरिकी प्रतिबंध सख्त हुए ये सप्लाई चेन अस्थिर हो गई। अब चीन के पास रूस एक बड़ा विकल्प है, लेकिन वहां भी युद्ध और प्रतिबंधों के कारण कीमत और लॉजिस्टिक्स दोनों दबाव है। इसी बीच अमेरिका अपनी स्थिति को और मजबूत करता दिख रहा है। यूरोप को रूसी ऊर्जा से दूर करके उसने यूरोपीय बाजार को अपने एलएनजी और तेल के लिए खोल दिया है। ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक निर्भरता का एक नया मॉडल है, जहां सहयोगी देश भी ऊर्जा के लिए अमेरिकी सप्लाई पर निर्भर होते हैं। इससे अमेरिका को दो फायदे मिलते हैं, पहला आर्थिक लाभ और दूसरा रणनीतिक प्रभाव। ईरान इसे पूरे सिस्टम में एक प्रेशर पॉइंट की तरह काम करता है। उस पर दबाव डालकर अमेरिका ने न केवल मिडल ईस्ट में अपनी स्थिति मजबूत की है बल्कि चीन को भी संकेत दिया है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। हर बार जब ईरान पर नए प्रतिबंध लगते हैं या तो उसके शिपिंग नेटवर्क को टारगेट किया जाता है या उसका असर सीधे वैश्विक तेल कीमतों और सप्लाई स्थिरता पर पड़ता है। इसी मुद्दे पर आप देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव की एक खास पेशकश। अब आप ये भी जरा समझ लीजिए कि ईरान कैसे ताकतवर साबित हुआ है इस पूरी मिडिल ईस्ट की जंग में। ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका की इस जंग में ईरान कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रहा। आखिर इतना कॉन्फिडेंस और इतनी ताकत उसमें आई कैसे? तो दरअसल उसके पीछे का बहुत बड़ा नाम है चाइना। जी हाँ, ईरान का मददगार चीन किस रूप में रहा समझिए। खुफिया सैटेलाइट सपोर्ट लगातार ईरान को उसके माध्यम से मिलता रहा। ईरान को चीन की कंपनी की निगरानी का साथ मिला। सैटेलाइट TEE-01B जो खाड़ी देशों में यूएस सैन्य ठिकानों की निगरानी करती रही और पूरी तरह से सटीक हमले में उसमें एक तरह से बड़ी मदद मिली है। इसके अलावा ईरानी मिसाइलें और ड्रोन में जीपीएस की जगह BU-3 नेविगेशन प्रणाली का प्रयोग किया गया जो ट्रैक दूसरी ये कहा जाए कि देशों की व्यवस्था में नहीं हो पाता। अब ईरान को अमेरिकी और इजरायली जो जीपीएस हैं उनकी जैमिंग से बचने में बहुत बड़ी मदद एक तरह से इसके माध्यम से मिली। वहीं चीन की जो सैटेलाइट नेटवर्क है उससे ईरान को रियल टाइम डेटा दिए जाने की भी खबर सामने आ रही है। लेकिन इसके अलावा ये तो आपने देखा रडार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कैसे मदद मिली वो भी जरा समझिए। ईरान ने दरअसल चीन की मदद से अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है। चीन की रडार तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट की इस जंग में ईरान ने भरपूर किया। लेकिन ड्रोन टेक्निक जो पहले ही ईरान की बड़ी ताकत थी वो सिर्फ ईरान की ताकत नहीं, असल में वो चीन की भी बड़ी ताकत रही। कैसे समझिए। ईरानी ड्रोन में इस्तेमाल कई पुर्जों के चीन में बने होने की आशंका है। अब चीन का नागरिक इस्तेमाल के लिए व्यापार करने का दावा भी एक तरह से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी बात यह कि मिसाइल कार्यक्रम वो भी बड़ी बात, एक तरह से बड़ी ताकत ईरान की है। लेकिन ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके लिए भी तकनीकी मदद चीन की तरफ से एक तरह से की गई।
चीन से तकनीकी मदद लगातार मिली और कच्चा माल मुहैया दिए जाने की भी खबर एक तरह से खबर सामने आ रही है। कच्चा माल मुहैया कराया गया। अब संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ वो किस तरह से बड़ा कारगर साबित हुआ। ईरान और चीन ने रूस के साथ में कई बार संयुक्त ऑपरेशंस को लेकर एक्सरसाइजेस की है, सैन्य अभ्यास किया है। ओमान की खाड़ी में, हिंद महासागर में सैन्य अभ्यास किए गए, लेकिन उस दौरान किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो सैन्य अभ्यास किस रूप में काम आएंगे। वो सैन्य अभ्यास अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशंस में उसके खिलाफ एक तरह से करने में कामयाब रहे हैं। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हमास पर आईडीएफ ने की है बड़ी कार्रवाई। इस समय की बड़ी खबर, लगातार ईरान के तमाम प्रॉक्सीज पर हमले कर रहा है आईडीएफ। हमले में संचार इकाई का कमांडर हमास का ढेर कर दिया गया है। खबर यह भी है कि आईडीएफ ने कमांडर्स को भी मार गिराया, ये भी जानकारी है। 2 और कमांडर्स ढेर कर दिए गए हैं। लगातार बिल्कुल सटीक ऑपरेशंस को अंजाम आईडीएफ की तरफ से दिया जा रहा है। ईरान के साथ में सीज फायर जारी है, लेकिन ईरान के साथ सीज फायर में जिस तरह से लगातार पहले शायद हाथ बंधे हुए अब उन्हें फील हो रहे हो, तो चाहे बात हिजबुल्लाह हो या हमास, लगातार बड़े हमले आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं और बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश है। चीन से टकराव बढ़ाने के पक्ष में अमेरिका नहीं है, ये दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल डर गए हैं कि अगर चीन को टेंशन दी गई तो उसका पलटवार कहीं ज्यादा घातक हो सकता है, और अगर चीन ने अमेरिका से कारोबार रोक लिया तो यकीनन अमेरिका के हथियारों के कारोबार और निर्माण को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब अगर चीन खुले तौर पर ईरानी तेल खरीद को जारी रखता है और अमेरिकी सेकेंडरी सेक्शन को पूरी ताकत से लागू करता है, तो ये टकराव धीरे धीरे आर्थिक युद्ध यानी कि इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन में बदल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत सैन्य संघर्ष होगा, लेकिन वित्तीय सिस्टम, बैंकिंग चैनल, शिपिंग, इंश्योरेंस और डॉलर आधारित ट्रेनिंग पर भी भारी दबाव बन सकता है। ये जगह है जहां असली ताकत की लड़ाई होती है, बिना गोलियों के युद्ध के। एक और अहम पहलू ये भी है कि वैश्विक तेल बाजार अब पहले से ज्यादा स्वतंत्र नहीं रह गया। हर बड़ा उत्पादक देश किसी न किसी राजनीतिक ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। रूस प्रतिबंधों में है, ईरान दबाव में है, वेनेजुएला सीमित दायरे में है और खाड़ी देश अमेरिका की रणनीति साझेदार है। ऐसे में तेल अब सिर्फ कमोडिटी नहीं रह गया, बल्कि एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। अगर इस पूरे परिदृश्य को और बढ़ाकर देखें तो आने वाले समय में 2 संभावनाएं उभरती हैं। पहली कि चीन धीरे धीरे अपनी ऊर्जा निर्भरता को डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी कि वो अपनी ऊर्जा निर्भरता को बदल रहा है और ईरान जैसे सस्ते स्रोतों पर निर्भरता कम कर रहा है, जिससे तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है। दूसरी संभावना ये है कि चीन अपनी रणनीतिक जरूरतों के चलते अमेरिकी दबाव को चुनौती देता है, जिससे प्रतिबंधों और जवाबी कदमों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो। दोनों ही परिस्थितियों में एक बात स्पष्ट है, ईरान केवल एक देश नहीं बल्कि एक बड़े वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है और इसी वजह से हर नया प्रतिबंध, हर नई चेतावनी और हर नई डील सिर्फ तेल की नहीं बल्कि आने वाले विश्व व्यवस्था की दिशा तय करने वाली घटना बन जाती है। बहरहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।